नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइस यानी पासा। पिछली क्लास में हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट डिस्कस किए थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाइस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं डाइस और पासा, और इसको बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं। डाइस यानी पासा, देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग लूडो खेलने में, सांप सीढ़ी खेलने में, स्नेक्स एंड लैडर्स जिसे बोलते हैं उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस एक घनाकार आकृति होती है ना। घनाकार आकृति होती है, और इस घनाकार आकृति को हम सबसे पहले अच्छे से समझें और समझकर फिर यहां से काम की शुरुआत करते हैं। ठीक है। बफरिंग कर रहा है, यहां से तो इंटरनेट की कोई इशू नजर नहीं आ रही है विकास। सारी चीजें सही चल रही हैं, तो आप एक बार ना आप अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार देखिएगा। शायद कभी कभी होता है फोन में नेटवर्क जो है वो किस स्पीड में चल रहा है, 3G 4G 5G, उसमें भी दिक्कत होती है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे थे डाइस की। एक घन के आकार की आकृति होती है। अगर हम इस आकृति की बात करें तो इस आकृति में 6 सतह होते हैं। जैसे कि हमें सभी को पता है कि एक घन की अगर हम बात करें तो एक घन में कुल 6 सतह होते हैं। यानी इस सतह को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सरफेस। ठीक है। और अगर आप पासे को ध्यान से देखोगे तो इन 6 भिन्न सतहों पर आपको 6 भिन्न अंक लगे हुए नजर आते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये संख्याएं इसमें लिखी हुई नजर आती है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, जिस पासे का इस्तेमाल लूडो या सांप सीढ़ी खेलने में करते हैं हम लोग, उसे कहा जाता है मानक पासा, यानी स्टैंडर्ड डाइस। अब इसे स्टैंडर्ड कहने के पीछे का रीजन क्या है। ठीक है। मानक पासा इसलिए कहा जाता है कि यहां पर किसी भी एक सतह के विपरीत सतह पर आने वाला अंक कौन सा होगा, ये पहले से निर्धारित है। इसमें कोई बदलाव आपको नहीं मिलेगा। यानी किसी भी अगर आप मानक पासे को देखोगे तो आपको एक संख्या वाली विपरीत सतह पर 6 लिखा हुआ मिलेगा, 2 के विपरीत आपको 5 लिखा मिलेगा, और 3 के विपरीत 4 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। ये फिक्स होता है अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। तो देखिए, अगर प्रश्न में आपको लिखा हुआ मिल गया कि भैया पासा मानक है और किसी भी एक संख्या के विपरीत आपसे पूछा जाए, तो आप यहां से इसका उत्तर दे सकते हैं। अब देखो, इन विपरीत जोड़े जो है सतहों की बात जब करें तो इनका एक कॉमन रिलेशन भी होता है। ऑपोजिट नंबर जो होते हैं इनको जोड़ने पर हमेशा आने वाली जो संख्या होगी वो 7 होगी। तो विपरीत सतहों पर आने वाली जो भी संख्या होती है उसका योग हमेशा 7 होता है। किसमें? स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा में। ठीक है। क्लियर है? यस और नो? चलिए नेक्स्ट। ये क्लियर है। लेकिन जो क्वेश्चंस हमें एग्जामिनेशन में मिलता है बेटा, वो क्वेश्चन बेटा मानक पासा का नहीं होता। ठीक है। वहां हमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं मिलता कि वो पासा मानक है या नहीं। ठीक है। तो उस पासे को हम लोग कहते हैं साधारण पासा। साधारण पासा कहने के पीछे कारण क्या है बेटा? या सामान्य पासा भी कह सकते हैं आप, सामान्य पासा।
इंग्लिश में बोलते हैं इसे नॉर्मल डाइस, या आप इसे कह सकते हैं रेगुलर डाइस भी। ठीक है, चलिए। अब यहां जब हम बात करते हैं पासे की, तो आपसे प्रश्न यही मिलता है, आपको पासे की दो तीन तस्वीरें मिल जाएंगी, दो तीन चार तस्वीरें, कुछ तस्वीरें दे दी जाती है एक पासे की अलग अलग एंगल से। ठीक है बेटा, अलग अलग एंगल से आपको कुछ तस्वीरें मिल जाती हैं, और इन तस्वीरों में जाहिर सी बात है कुछ अलग अलग अंक भी लिखे हुए मिलेंगे। ठीक, चलिए। तो ये मान लीजिए हमें एक तस्वीर मिल गई पासे की बेटा। इस प्रकार की कुछ तस्वीरें आपको क्वेश्चन में दे दी जाएंगी। ठीक, और हर तस्वीर में देखो तीन सतहें जो हैं बेटा वो आपको नजर आएंगी, और तीन ऐसी सतह होंगी जिस पर आने वाली संख्या आपको दिखेगी नहीं, है ना, नहीं दिखेंगी। ठीक, तीन सतह आपको सामने की ओर दिख रही है और तीन सतह पीछे की ओर होती है। ये सतहें कौन कौन सी होती हैं, आइए इसकी जानकारी पहले लेते हैं। तो देखो, एक सतह ये ऊपर की ओर होगा, इसे हम लोग कहते हैं टॉप या ऊपरी सतह, टॉप या ऊपरी सतह, ऊपर की सतह। ठीक है, अच्छा, एक आपको ये दिख रहा है, ये आगे की ओर है और बाईं ओर है, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रंट लेफ्ट। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं आगे की ओर बायां वाला भाग। ठीक है, और एक सतह ये होती है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रंट राइट, यानी आगे की ओर दायां वाला भाग। ठीक है, आगे दाएं। तो ये तीन सतहों पर आपको संख्याएं दिखेंगी, और जो तीन सतह हैं जिस पर संख्याएं नहीं दिखेंगी वो कौन कौन सी हैं। तो देखो, एक निचली सतह होगी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटम, या आप कह सकते हैं नीचे वाली सतह। ठीक है, एक देखो इस वाली लाइन, इसके पीछे आपको एक सतह नजर आएगी, इसे हम लोग कहेंगे कि चूंकि ये पीछे की ओर है और बाईं ओर है, तो इसे हम लोग कहते हैं रियर या बैक लेफ्ट, यानी ये पीछे वाला भाग हो गया बाएं का। ठीक है, और एक आपको नजर आएगा ये इस लाइन के पीछे, जो पीछे की ओर है और दाईं ओर है, इस वजह से इसे कहते हैं रियर राइट भी। ठीक है, तो पीछे की ओर दाएं, पीछे दाएं। ठीक है, क्लियर है, यस और नो? चलो नेक्स्ट देखिएगा। तो ये कुल 6 सतहें होती हैं, और इन सतहों के बीच आपस में एक रिश्ता है, वो रिश्ता आपको ध्यान में रखना है, जिसे हम लोग कहते हैं विपरीत सतहें कौन कौन सी होंगी, अपोजिट सरफेस कौन कौन से होंगे। तो देखो बेटा बेटा अपोजिट सरफेस के लिए आपको ध्यान रखना है, टॉप का अपोजिट होता है बॉटम, टॉप का अपोजिट क्या होता है, बॉटम। ठीक है, टॉप और बॉटम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फ्रंट लेफ्ट, इसका अपोजिट होता है रियर राइट, इसके ठीक विपरीत, ठीक सामने, आमने सामने की जो सतह है ना वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। और आप जो देख रहे हैं ये फ्रंट राइट वाली सतह जो है, इसके विपरीत होता है रियर लेफ्ट। ये दोनों बेटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब देखो, यहां से हमें कुछ और बातों को समझना है। यानी अगर आप ध्यान से देखो, तो विपरीत सतहों में से एक सतह नजर आती है, और दूसरी सतह पर आने वाली संख्या हमें उस तस्वीर में नजर नहीं आएगी। यानी एक एक सरफेस विजिबल होगा, दिखेगा हमें,
और एक इनविजिबल होगा ऑपोजिट में से, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑपोजिट में से एक हमेशा विजिबल होगा तो दूसरा इनविजिबल होगा। यानी यदि आपको टॉप दिख रहा है तो हम ये कह सकते हैं बॉटम वाला नहीं दिख रहा, और फ्रंट राइट का दिख रहा है तो उसके विपरीत रियर लेफ्ट होता है, वो आपको नहीं दिखेगा। और फ्रंट लेफ्ट का दिख रहा है, इसके विपरीत रियर राइट होगा, और रियर राइट भी आपको नहीं दिखेगा। क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक, तो ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा। ऑपोजिट में से कोई एक दिखता है और दूसरा नहीं दिखता। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात को ध्यान रखना, वो ये बात है, इससे ये भी क्लियर हो गया हमें कि जो भी तस्वीर के अंदर नजर आने वाली संख्याएं होंगी, यानी जो भी आपको ये तीन संख्या नजर आएंगी, ये तीनों संख्या कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। तो एक तस्वीर में नजर आने वाली जो भी संख्याएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए यहां लिखा हुआ मिल रहा है आपको एक तस्वीर में, ये 3 नंबर मान लो लिखे हुए मिल गए, 1, 2 और 3, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 1, 2, 3 जो है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो 1 के विपरीत 2, 3 नहीं हो सकते, 2 के विपरीत 1 और 3 नहीं होगा, और 3 के विपरीत 1 और 2 संभव नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा ऐसा कैसे हुआ, अब इससे क्या रिलेशन निकलता है? तो देखो, इससे एक और रिलेशन निकलता है, और वो रिलेशन ये है कि किसी भी एक सतह के विपरीत, ऑपोजिट, एक फेस के ऑपोजिट एक ही फेस होता है। एक फेस के ऑपोजिट केवल एक फेस होता है। अब अगर एक फेस के ऑपोजिट एक है तो जो बचे कितने, 1 और 1 2 हो गए, बचे कितने, 4। ये जो 4 होंगे, ये 4 को हम लोग कहते हैं संलग्न या एडजेसेंट। एडजेसेंट फेस कहते हैं, एडजेसेंट सतह, संलग्न सतह। ठीक है, तो किसी भी एक सतह के विपरीत एक होते हैं और संलग्न 4 होते हैं। ठीक है, कौन से 4 संलग्न सतह है, आइए समझते हैं जरा। हमने बात किया अभी कि टॉप के ऑपोजिट तो भैया बॉटम है, तो टॉप और बॉटम को छोड़कर जो 4 बचे, कौन कौन से बचे, फ्रंट लेफ्ट, रियर राइट, फ्रंट राइट। ये जो 4 सतह बचे ना, ये बेटा टॉप के एडजेसेंट है और बॉटम के भी एडजेसेंट है। अब इसको और कैसे समझ सकते हैं, तो देखो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो भी सरफेस दूसरे सरफेस के साथ, जो भी सतह किसी दूसरे सतह के साथ कोई समान लाइन शेयर कर रहा हो, समान रेखा शेयर कर रहा हो, तो बेटा वो जो है ना, वो एक दूसरे के एडजेसेंट है, यानी संलग्न, कॉमन लाइन शेयर करने वाले सरफेस। जैसे देखो, टॉप है और फ्रंट लेफ्ट, ये दोनों जो सरफेस है, देखो ये एक कॉमन लाइन है जिसको ये दोनों शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक कॉमन लाइन जैसे ही ये शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक एडजेसेंट है आपस में। इसी तरह देखो तो 1 और 3 ये वाली लाइन को शेयर कर रहे हैं, तो बेटा 1 और 3 भी एडजेसेंट होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी देखिएगा कि टॉप वाला सरफेस और रियर लेफ्ट वाला सरफेस, ये दोनों मिलकर ये वाली लाइन को शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी एडजेसेंट होंगे। ठीक है, और उसी तरह ये वाली लाइन भी देखिए, टॉप और रियर राइट, ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं बच्चे, और ये दोनों अगर शेयर कर रहे हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, तो मतलब ये 4 जो सतह हो गई वो टॉप के लिए एडजेसेंट। उसी तरह नीचे से भी देखोगे ना, तो बॉटम के साथ भी है, नीचे के साथ देखो एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, जो पीछे वाला लेफ्ट होगा वो भी बॉटम के साथ शेयर करेगा, और पीछे वाला राइट भी बॉटम के साथ शेयर करेगा। इसका मतलब किसी भी एक फेस के 4 एडजेसेंट फेस होते हैं और एक ऑपोजिट होता है, यानी एक विपरीत सतह होती है और 4 संलग्न सतह होती है। अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि किसी एक सतह के आपको 4 संलग्न मिल गए, तो हम कह सकते हैं ना कि जो 5वां बचा वो विपरीत होगा। 4 ही संलग्न हो सकते हैं, अगर 4 ही संलग्न हो सकते हैं तो 5वां निश्चित तौर पर विपरीत होगा। क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, तो ये बात को आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस हम हल कैसे करेंगे, क्वेश्चन किस तरीके के मिलते हैं। पहले इस नियम को लेकर देखते हैं क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं, और फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, कि हम भाई आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे काम करने का नियम क्या होगा। जैसे देखो, ये एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो बोला गया एक घन के 6 फलक रंगे हुए हैं जिनमें से प्रत्येक रंग भिन्न है। हाँ, ठीक है,
तो द 6 faces ऑफ अ क्यूब आर कलर्ड ईच विथ अ डिफरेंट कलर, ठीक। द वाइट फेस इज बिटवीन येलो एंड ग्रीन। अब समझना मेरी बात को। व्हाइट वाला सरफेस येलो और ग्रीन के बीच में, अगर मैं मान लो ऐसा कुछ बना दे रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर किसी दो सतह के बीच कोई तीसरी सतह है, तो ये समझना कि पहली वाली और जो बीच वाले के बाद जो दूसरी वाली सतह है, वो पहली और दूसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे, तभी ये संभव होगा। जैसे अगर आप समझिएगा, जैसे अगर बोल रहा हूं व्हाइट फेस इज बिटवीन येलो एंड ग्रीन, येलो और ग्रीन के बीच में व्हाइट है। मान लीजिए येलो यहां है, ग्रीन यहां है, ये बीच में कब आ सकता है व्हाइट और येलो के? व्हाइट और ग्रीन, व्हाइट फेस इज बिटवीन, सॉरी। अब अगर हम व्हाइट और ग्रीन को यहां ले लेंगे, तो इनके बीच तो येलो आएगा नहीं, इसका मतलब व्हाइट और ग्रीन एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगे। तो अगर वो येलो ऊपर होगा, ग्रीन नीचे होगा, तभी दोनों के बीच व्हाइट पॉसिबल है। तो जैसे ही कहा गया व्हाइट सरफेस इज बिटवीन येलो एंड ग्रीन, तो देखो बेटा यहां से हम ये समझ सकते हैं कि येलो और ग्रीन आपस में ऑपोजिट होंगे, तभी इन दोनों के बीच व्हाइट आ सकता है, ठीक है। तो देखो एक विपरीत जोड़ा तो हमें ये मिल गया, कौन सा? येलो और ग्रीन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब ये ध्यान रखना, जो भी कलर एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए हैं, वो बाकियों के एडजेसेंट होंगे। अब भैया येलो के ऑपोजिट ग्रीन, ग्रीन के ऑपोजिट येलो, तो जो बचे चार होंगे वो चारों के चारों इनके एडजेसेंट होंगे, और जो इनके एडजेसेंट होंगे ये भी उनके एडजेसेंट होंगे। तो एक के विपरीत अगर दूसरा, तो दूसरे के विपरीत पहला, एक के संलग्न दूसरा, तो दूसरे के संलग्न पहला। तो अब बाकी सभी रंगों के लिए ये एडजेसेंट होंगे, ये भी बात दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया रेड सरफेस इज एडजेसेंट टू ब्राउन, रेड के एडजेसेंट हमें मिल गया ब्राउन, और हमें पता है ब्राउन के साथ साथ पीला वाला भी संलग्न होगा और हरा वाला भी संलग्न होगा, यानी येलो और ग्रीन भी एडजेसेंट होंगे किसके? रेड के, ठीक है। अब हमें अगर एक और एडजेसेंट मिल गया, तो देखो रेड के एडजेसेंट चार आ जाएंगे, और जैसे ही रेड के एडजेसेंट चार आ जाएंगे, पांचवा जो बचेगा वो खुद ब खुद अपोजिट हो जाएगा, है ना, रेड के। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। देखो बोल्ड भी दिया गया, ग्रीन इज अपोजिट येलो, हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, हमने तो ऐसे ही निकाल लिया ग्रीन और येलो अपोजिट है, क्योंकि ग्रीन और येलो के बीच कोई तीसरा कलर था, और वो संभव तभी होगा जब ग्रीन और येलो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ब्लू फेस इज एडजेसेंट टू रेड। अब देखो रेड के एडजेसेंट ब्लू भी मिल गया बच्चों, जैसे ही हमें रेड के एडजेसेंट ब्लू मिल गया बेटा, अब मुझे ये बताओ, क्या रेड के चार एडजेसेंट आ गए? ब्राउन, येलो, ग्रीन, ब्लू। ब्राउन, येलो, ग्रीन, ब्लू, अगर चार कलर रेड के एडजेसेंट आ गए, तो बेटा रेड के ऑपोजिट कौन होगा? पांचवा रंग, और वो पांचवा रंग कौन है? व्हाइट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेड के ऑपोजिट निश्चित तौर पर व्हाइट होगा। और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, तो अब दो जोड़े हमारे बन गए, तो अब तीसरे जोड़े के लिए जो दो रंग बचे होंगे वो दोनों मिलकर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। कौन कौन से कलर बच गए हैं बेटा? तो एक ब्राउन और ब्लू बच गया है, तो बेटा ब्राउन और ब्लू, ये जो तीसरे आखिर के दो रंग बचे, ये भी बेटा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी अगर तीन में से दो विपरीत जोड़े पता चल जा रहे हैं, तो तीसरा तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हमें तीनों जोड़े मिल गए हैं। अब देखो बोला गया येलो फेस इज द टॉप फेस ऑफ द क्यूब, येलो वाला टॉप है। तो मेरी बात को समझना बच्चा, अगर येलो वाला सरफेस टॉप है, तो टॉप का अपोजिट क्या होता है? बॉटम। तो जो येलो का अपोजिट है वो बॉटम होगा। तो कभी कभी ये पूछ देगा कि बॉटम वाले सरफेस का रंग क्या है। अब जैसे देखो यहां क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस आर एडजेसेंट टू व्हाइट, व्हाइट के एडजेसेंट कौन है? तो बेटा व्हाइट के ऑपोजिट वाले को छोड़ दो, तो बाकी चार व्हाइट के एडजेसेंट होंगे, ऑपोजिट को निकाल दें तो बाकी सारे एडजेसेंट होंगे, ठीक है। तो बोला ये जाएगा कि व्हाइट के एडजेसेंट है रेड, रेड को छोड़कर बाकी सारे रंग आ जाने चाहिए। देखो यहां रेड आ रहा है, ये नहीं होगा, यहां रेड आ रहा है, ये नहीं होगा, इसमें देखो रेड नहीं है, यही हमारा उत्तर होगा। यानी व्हाइट के एडजेसेंट या व्हाइट के संलग्न, सफेद रंग के संलग्न कौन से होंगे? तो सफेद के जो विपरीत है उसे छोड़ दो, बाकी सारे संलग्न होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
अगले क्वेश्चन को देखिए। कंडीशन वही है, बस क्वेश्चन बदल दिया गया और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा, विच कलर इज ऑपोजिट टू रेड सरफेस। लाल सतह के विपरीत कौन सा रंग होगा? तो बेटा लाल के विपरीत हमने निकाल लिया है सफेद है, तो लाल के विपरीत सफेद होगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसी सेम कंडीशन पर ये तीसरा कलर है कि बॉटम यानी नीचे वाली सतह पर कौन होगा। नीचे वाली सतह पर कौन होगा? तो हमें प्रश्न में बोल दिया गया है पीला ऊपर है, तो नीचे कौन आएगा? हरा आएगा। पीला के ठीक विपरीत वाला यानी येलो के ठीक ऑपोजिट वाला ग्रीन आ जाएगा। तो बेटा इसका आंसर हम लोग कर लेंगे ग्रीन। ठीक है। तो एक इस कंसेप्ट पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है। क्या है ये कंसेप्ट? कंसेप्ट ये कहता है कि भैया किसी भी एक फिगर के या एक सरफेस के ऑपोजिट में एक और एडजेसेंट में चार, अगर हमें चार एडजेसेंट मिल गए तो पांचवा ऑपोजिट कह सकते हैं। ठीक है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि जो कॉमन क्वेश्चन आपके पेपर में आता है उसे हम कैसे हल करते हैं। तो देखो बेटा, उसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले डाइस के पिक्चर और पिक्चर से संबंधित जो कंसेप्ट है वो समझना होगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि पेपर में आपको क्वेश्चंस जो मिलते हैं उन क्वेश्चंस में आपको दो तस्वीरें मिल सकती हैं, तीन मिल सकती हैं, चार मिल सकती हैं, और इन चारों तस्वीरों की यानी एक डाइस की अलग अलग एंगल से कुछ तस्वीरें होंगी। तस्वीरों की संख्या दो भी हो सकती है, तीन भी और चार भी। अगर संख्या दो है तो हम काम कैसे करेंगे, यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर हम देखेंगे तीन और चार पर काम कैसे करना है। ठीक है। तो अगर दो तस्वीरें हमें मिल रही है बच्चों, तो हम ये काम कैसे करेंगे? ठीक। चलो, जैसे मान लो ये एक तस्वीर हमें मिल गई। ठीक, ये तस्वीर हमें मिल गई है। आइए अब इसे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक, तो इस तरह की आपको तस्वीरें दिखेंगी बेटा। एक ही तस्वीर से कंडीशंस को समझ ले तो हमारे लिए काम आसान होगा। ठीक है। तस्वीरें अगर दो मिलेंगी तो काम कैसे करेंगे, उसको पहले हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। मान लीजिए दो तस्वीरें हमें मिल गई, तो हम काम कैसे करेंगे, दो तस्वीरों पर किस प्रकार से काम होता है। ठीक है। तो दो तस्वीरों की अपनी बेटा कुछ कंडीशन होती है, उन कंडीशंस को बस हमें ध्यान में रखना है और ध्यान में रखकर हम लोग काम करेंगे। आइए समझते हैं कि अगर दो तस्वीरें होंगी तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि एक तस्वीर में हमें तीन संख्याएं दिख सकती हैं। देखिए तीन संख्या एक में, तो दो तस्वीरें हैं तो कुल छह हमें फलक दिख रहे होंगे। अब ये जो छह सरफेस हमें नजर आ रहे हैं इस पर, और नंबर्स भी हमें पता है कुल कितने होते हैं, छह होते हैं। तो अब इस पर क्या क्या कंडीशन बन सकती है? कंडीशन ये हो सकती है कि भैया दोनों तस्वीरों में नजर आने वाली संख्याएं जो हैं उनमें से छह की छह संख्या बिल्कुल अलग अलग हो, यानी छह के छह डिफरेंट नंबर्स हो। तब हम क्या करेंगे? पहली कंडीशन है ये, कंडीशन नंबर वन। एक कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों तस्वीरों में नजर आने वाली संख्या भिन्न हो, छह भिन्न संख्याएं अगर हो तो हम काम कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे अगर मान लो हमें नंबर मिल जाए कुछ ऐसा, ये दो तस्वीरें हैं और इन दो तस्वीरों में आपको कुछ इस प्रकार के की संख्याएं लिखी हुई नजर आ गई। ठीक, तो बेटा अब हम इस पर काम कैसे करेंगे? कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सी सतह किसके विपरीत है? कौन सी सतह किसके विपरीत है, इसका पता कैसे लगेगा?
तो बेटा इसका पता कैसे लगाएंगे बताओ। ये हमारी पहली कंडीशन, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, नियम ये कहता है कि जब आपको दो तस्वीरें केवल दिख रही हो जिनमें 6 के 6 भिन्न संख्याएं हो, तो इनमें से किसी भी एक संख्या के विपरीत आने वाली संख्या कौन सी होगी इसे सुनिश्चित नहीं कर सकते। यानी अगर आपको ऐसी तस्वीर मिल गई तो आपको विकल्प में एक ये विकल्प दिखेगा जिसे हम लोग कहते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा पहला नियम है कि जब 6 के 6 आपको भिन्न अंक नजर आ रहे हो, ठीक। अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है? अगली कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो 6 के 6 नंबर्स जो दिख रहे हैं इनमें 6 सरफेसेस पर ये दो तस्वीरें जो दिख रही हैं, इन दो तस्वीरों में कोई एक समान संख्या हो, एक कॉमन नंबर हो। 6 के 6 अलग, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक संख्या क्या हो, समान संख्या हो। ठीक है। जब एक कॉमन नंबर होगा तो काम क्या होगा, ठीक है। एक कॉमन नंबर होगा तो काम क्या होगा, आइए ये समझते ये वाली कंडीशन। जैसे मान लीजिए अगर हमें ये क्वेश्चन मिल जाता, तो इन दोनों को गौर से अगर आप देखेंगे ना बेटा, तो इन दोनों में आपको एक कॉमन नंबर मिल रहा है, और वो कॉमन नंबर कौन सा है, तो वो कॉमन नंबर 2 है। देखो 2 जो है वो पहली तस्वीर में भी है और बेटा दूसरी तस्वीर में भी है, दोनों में 2 है। अगर ये दोनों में 2 है तो जब भी एक कॉमन नंबर नजर आए तो नियम ये कहता है कि इस समान संख्या वाले स्थान से किसी एक दिशा में, चाहे तो आप दक्षिणावर्त घूम जाओ या वामावर्त घूम जाओ, है ना। हम अभी एक ही दिशा लिख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम दक्षिणावर्त की ही बात करते हैं, समान संख्या के स्थान से हम दक्षिणावर्त घूमेंगे। दक्षिणावर्त मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है। अब जैसे अगर 2 से बात करें तो घड़ी की सुई पहले इधर 5 पर आएगी फिर 3 पर आएगी। ये जो रोटेशन होगा, ये रोटेशन, ये रोटेशन जो है ये कहलाती है क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना। और इसी के ठीक उल्टा भी जा सकते हैं, लेकिन उल्टा अगर एक में जाओगे तो दूसरे में भी उल्टा जाएंगे। यानी दोनों की दिशा समान होनी चाहिए। अगर यहां क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो अगली पिक्चर में भी क्लॉकवाइज चल के नंबर नोट करेंगे, और अगर यहां एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो अगली वाली तस्वीर में भी एंटी क्लॉकवाइज नोट करेंगे। मेरी बात ये समझ में आ रही है ना। तो अब देखो, अगर हम इस तस्वीर, पहली तस्वीर में अगर हम क्लॉकवाइज नोट करें तो बेटा हमें पहली संख्या 2, 2 के बाद दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या 3 नजर आ रही है। अब दूसरे पिक्चर में भी सेम काम करना, कॉमन नंबर जहां होगा वहां से। कॉमन नंबर अगर यहां है तो यहां से शुरू करेंगे, अगर कॉमन यहां होता तो यहां से शुरुआत करते हैं, यानी 2 से ही शुरुआत करेंगे। 2 से अगर शुरुआत करें तो अगली संख्या 6, तो दूसरे स्थान पर 6, और 6 के बाद अगली संख्या 4, तो तीसरे स्थान पर 4 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात ये समझ में आई। तो अब अगर हम यहां से बात करें तो देखो जो भी संख्याएं तीसरे तीसरे स्थान पर, जो दोनों पिक्चरों की संख्याएं आई, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और जो दूसरे स्थान पर आ रही हैं ये दोनों भी बेटा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जैसे ही हमारे दो जोड़े बन गए, यानी 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6, 3 4 5 6 का तो काम हो गया, बचे दो अंक हैं, कौन कौन, 1 और 2, यही दो तो बचे, 1 और 2। तो बेटा 1 और 2 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉमन नंबर के विपरीत वो नंबर हो जाएगा इस केस में जो दोनों तस्वीरों में नहीं नजर आ रहा हो। जैसे इन दोनों तस्वीरों में देखो कॉमन अगर 2 है सिर्फ, तो 1 कहीं भी नजर नहीं आ रहा, और बेटा अगर 1 नजर नहीं आ रहा है तो 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या ये वाला नियम क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो जब कभी भी एक कॉमन नंबर हो तो क्लॉकवाइज दोनों तस्वीरों में नोट कर लीजिए और आपको सारे अपोजिट नंबर्स मिल जाते हैं। लेकिन समस्या कहां आती है,
समस्या आती है जब तस्वीर में दो कॉमन नंबर दिखने लगे, तब हम ये काम कैसे करेंगे, है ना। कॉमन नंबर कितने दिखने लगे बेटा, दो। तो अगली कंडीशन हमारी यही है दो कॉमन नंबर के केस की, यानी तीसरी कंडीशन जब तस्वीरों में दो संख्याएं समान हो, दो कॉमन नंबर्स हो, दो समान संख्याएं हो, तब हम ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, दो समान जब भी संख्याएं होंगी तो काम करने का तरीका आइए ये समझते हैं पहले। तो अगर हमें दो समान संख्याएं मिलने लगे तो हम काम कैसे करेंगे। ये देखिए, ये हमने तस्वीर मान लीजिए बना लिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। एक रूल होता और उसी रूल पे वो थोड़ा सा, उनको एक ही रूल बताया जाता और उसी रूल को वो हर जगह लगा देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अगर दो संख्याएं समान मिलती हैं तो इनकी अलग अलग स्थान हो सकते हैं, इनके अलग अलग स्थान हो सकते हैं और उस स्थान के आधारित हमें काम करना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये दो तस्वीरें हमें मिली जिसमें ये नंबर है और मान लीजिए एक दूसरी तस्वीर है जिसमें ये नंबर है। ठीक है, अब इनके स्थान से क्या क्या कंडीशन बनते हैं, आइए इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इनके स्थान को क्या क्या, इनके स्थान में क्या क्या कंडीशन बनते हैं वो हम लोग समझते हैं, आइए। ठीक है, जैसे देखो ये क्वेश्चन अगर आपको नजर आ रहा है बेटा, 235 236, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में दो समान संख्याएं, एक 2 भी है और एक 3 भी है। 2 और 3 दोनों समान है। अगर 2 और 3 दोनों समान है और इनका स्थान अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें ये पहली कंडीशन हमारे पास ये बनती है कि जब इन दोनों समान संख्या की स्थिति एक जैसी हो, यानी दोनों की पोजीशन सेम हो, बोथ सेम प्लेस, तस्वीरों में दोनों का प्लेस सेम हो, बोथ सेम प्लेस, दोनों जो है वो एक समान स्थान पर दिख रहे हैं, दोनों का स्थान क्या नजर आ रहा है, समान। देखो यहां 2 टॉप पर तो यहां भी 2 टॉप पर, यहां 3 लेफ्ट में तो यहां भी 3 लेफ्ट में। तो जब दो तस्वीरें मिल रही हो जिनमें समान संख्याएं दो हों, तो नियम ये कहता है कि तीसरी संख्या भी समान ही होनी चाहिए। ये दोनों भिन्न संख्याएं संभव ही नहीं है, ये दोनों भिन्न संख्याएं संभव ही नहीं है। ये तीसरी संख्या को भी क्या होना चाहिए बच्चों, समान होना चाहिए। अगर तीसरी संख्या समान नहीं दिख रही है, इसका अर्थ यह है कि ये दोनों पासे एक तस्वीर की नहीं, अलग, मतलब दोनों तस्वीरें एक पासे की नहीं, ये दो अलग अलग पासे हैं। तो अगर दो संख्या समान हो तो तीसरी संख्या भी समान होनी चाहिए। अगर तीसरी संख्या समान नहीं दिख रही है तो ये दो अलग अलग पासों की तस्वीरें मानी जाएंगी। ठीक है, क्लियर है ना। यानी अगर दो की प्लेस सेम है तो थर्ड जो नंबर होगा दोनों तस्वीर का वो भी सेम होना चाहिए, थर्ड नंबर शुड बी सेम, थर्ड नंबर शुड बी सेम। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है। बहुत से बच्चे लोग सर ये क्या बता रहे, क्यों बता रहे, इसका काम ही क्या है। इसके इसके तो आपको नजर आएगा कि इस पर तो कुछ क्वेश्चंस दिखते ही नहीं, लेकिन बेटा दिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा तो।
एक क्वेश्चन आता है मिसिंग डाइस से, और मिसिंग डाइस से आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको ये दो तस्वीरें दे दी गई और इसमें से एक स्थान जो है वो खाली छोड़ दिया गया, और आपसे ये पूछा जाएगा कि अब इस सतह पर आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए। तो बेटा अगर दो नंबर और दो की पोजीशन सेम है ना, तो तीसरा नंबर कॉमन होना चाहिए, और यानी कि यहां आने वाली संख्या सिर्फ और सिर्फ पांच संभव है, पांच के अलावा कोई दूसरी संख्या संभव नहीं है। ठीक है, तो देखो ये था बेटा पहला कंसेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं इस पर और क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक, तो देखो बेटा इस पर एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है बच्चों, अब आइए कंडीशन नंबर टू की बात करते हैं। टू की बात यह है, दूसरी कंडीशन ये कहता है बेटा, कंडीशन नंबर टू, कि भैया एक की पोजीशन सेम रह जाए और एक की बदल जाए, एक का स्थान समान हो और एक का स्थान भिन्न हो, एक समान स्थान पर हो और एक भिन्न स्थान पर हो। अगर ऐसा दिख रहा है बेटा, ठीक है, ऐसा अगर दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम काम क्या करेंगे। जैसे मान लो हमें एक नंबर मिल गया ये, और एक नंबर में मिल गया, ठीक है, अब जरा देखोगे नंबर तो दो ही कॉमन है, कौन कौन से, टू और थ्री। थ्री की पोजीशन देखो दोनों ही पिक्चर में सेम प्लेस पर है, यहां भी लेफ्ट में यहां भी लेफ्ट में, तो थ्री का पोजीशन तो सेम रह गया। लेकिन टू का पोजीशन देखो यहां ऊपर था और यहां राइट में आ गया, ऊपर और राइट में आ गया, यानी टू की पोजीशन चेंज हो गई। यानी एक की पोजीशन सेम है और एक की पोजीशन चेंज हो गई, एक की सेम है और एक की चेंज हो गई, एक का स्थान समान है और एक का भिन्न है भाई, एक का समान स्थान है और एक का स्थान भिन्न है। ठीक है, क्लियर है। अगर ऐसा होता है, मेरी बात को सुनिएगा, तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि बेटा दोनों तस्वीरों की ये जो तीसरी संख्या होगी, ये जो अनकॉमन है, ये दोनों बेटा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, विपरीत होंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। क्लियर है ना। यानी यहां आप कह सकते हैं कि पांच और छह एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, यानी यहां आप ये कह सकते हैं जो दोनों तस्वीरों की थर्ड नंबर होंगे, थर्ड नंबर तीसरी संख्या, वो आपस में ऑपोजिट होंगी, थर्ड नंबर विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तीसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, ये तो हो गया कब, जब दोनों नंबर्स की पोजीशन सेम थी तो तीसरा नंबर सेम होगा। जब एक की पोजीशन सेम और एक की अलग हो, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, तो वैसी परिस्थिति में दोनों तस्वीरों की जो तीसरी संख्या होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अब आते हैं अगली कंडीशन पर। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि भैया वो दोनों की दोनों तस्वीरों पर आने वाली जो संख्या है वो बिल्कुल भिन्न हो, ये भी बन सकता है ना। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं बेटा। जब दोनों तस्वीरों में नजर आने वाली संख्या बिल्कुल भी कैसी हो, भिन्न हो, कैसी हो, भिन्न हो, अगर ऐसा हो कुछ होता है तो हम क्या करेंगे। ठीक, तो जब दोनों तस्वीरों में नजर आने वाली संख्या भिन्न होगी ना, तो दो प्रकार से इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, यह है तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन, तीसरी तो वो थी कंडीशन नंबर थ्री,
ए बी कर लिया हमने, अब सी पर काम करते हैं। तीसरी कंडीशन, जब दो की पोजीशन, दोनों की पोजीशन अलग अलग हो, व्हेन बोथ एट डिफरेंट प्लेस, बोथ एट डिफरेंट प्लेस। दोनों की का स्थान भिन्न हो, दोनों भिन्न स्थानों पर हो, दोनों संख्याएं भिन्न स्थानों पर हो। ठीक है, तब क्या होगा? तो देखो इस पर भी दो केसेस बन सकते हैं। ठीक है, जब दोनों का स्थान भिन्न करने के भी दो तरीके हैं। पहला है एक्सचेंज और दूसरा है साइक्लिक। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब ये होता है आपस में स्थान का बदलना, आपस में स्थान को बदलना, स्थान बदलना। ठीक है, साइक्लिक होता है चक्रीय। आइए ये दोनों पिक्चर तस्वीरों से समझते हैं तो आपको चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, जब चक्रीय बदलाव होता है स्थानों में, जैसे देखो अगर मैं यहां नंबर लिख रहा हूं 2 3 5 और यहां आपको नंबर मिल जाए 3 3 2 6, और एक ये वाली कंडीशन है, अगर हमें मिल जाए 2 3 5 और यहां आपको नजर आ जाए 3 2 6। ठीक है, नंबर सेम है बट पोजीशंस पर गौर कीजिएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा ऊपर वाली कंडीशन में, तो 2 आपको 3 के स्थान पर दिख रहा है और 3 आपको 2 के स्थान पर दिख रहा है, मतलब केवल इन दोनों संख्याओं ने आपस में अपना स्थान बदला है। अगली वाली तस्वीर में कहां नजर आ रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे के सीट पर नजर आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सरफेस पर नजर आ रहे हैं। लेफ्ट वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला लेफ्ट में आ गया, यानी इन दोनों ने आपस में अपना स्थान बदला। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज। इसे क्या बोलते हैं बेटा? एक्सचेंज। तो देखो नियम ये कहता है कि जब दो कॉमन नंबर हो और दोनों आपस में अपना स्थान बदल रहे हो, तो बेटा तीसरी संख्या भी कॉमन ही होगी। मतलब सॉरी, तीसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी, तीसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। तो जब भी दो नंबर आपस में अपनी पोजीशन को बदलते हैं, तो जो थर्ड नंबर है ना, वो ऑपोजिट होता है आपस में, थर्ड ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तीसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी, है ना? यानी यहां आप कह सकते हैं कि बेटा 5 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। 5 इज ऑपोजिट टू 6, ये कह सकते हैं। कब? जब दो संख्या आपस में अपना स्थान बदलती हुई नजर आ रही है दोनों तस्वीरों में, तो तीसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये चक्रीय क्या होता है। देखो यहां भी दो समान संख्याएं, एक 2 और एक 3, लेकिन अगर आप गौर से समझिएगा तो 3 आपको किसके स्थान पर नजर आ रहा है? अगली तस्वीर में 2 वाली स्थान पर। लेकिन 2 बेटा 3 वाली स्थान पर नहीं नजर आ रहा, 2 नजर आ रहा है, आगे बढ़ गया, वो राइट में चला गया है, 5 वाले स्थान पर आ गया है। तो जब भी देखो ऐसा नजर आ रहा है, एक चक्कर सा बनता हुआ, तो अगर 3 2 के स्थान पर आया है तो 2 5 के स्थान पर आया है, वैसी परिस्थिति में 5 को बेटा 3 के स्थान पर आना चाहिए, वैसी परिस्थिति में 5 को 3 के स्थान पर आना चाहिए। यही तो होना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि यहां पर संख्या तीसरी भिन्न नहीं हो सकती। पहली संख्या दूसरे के स्थान पर दिख रही हो, दूसरे तीसरे के स्थान पर दिख रही हो, तो तीसरी संख्या को पहले वाले के स्थान पर या दिखनी चाहिए। यानी यहां आने वाली संख्या 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या बेटा पॉसिबल ही नहीं है, 5 के अलावा कोई दूसरा अंक संभव ही नहीं है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? यानी कि जब भी संख्या दो समान संख्या हो, दोनों के बीच चक्रीय बदलाव नजर आ रहा हो, तो वैसी कंडीशन में थर्ड नंबर कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, थर्ड नंबर सेम होना चाहिए, वो डिफरेंट पॉसिबल ही नहीं है। अगर अलग अलग है यहां पर नंबर्स, इसका मतलब ये तस्वीरें दो भिन्न पासे की हैं, अलग अलग पासे की हैं, एक पासे में ये संभव नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 5 के स्थान पर
5 3 के स्थान पर, तो 3 को निश्चित तौर पर 2 के स्थान पर ही आना पड़ेगा, और कहीं ये संभव ही नहीं है। तो देखो, ये थे आज हमने जो डिस्कस किया, ये थे सारे के सारे कंसेप्ट जो आज हमने डिस्कस किया बच्चों। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल, और कल यहां से हम लोग इस ये सारे कंसेप्ट पर क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि क्लास से ठीक पहले ये कंसेप्ट वाला वीडियो एक बार और देख लेना, ताकि क्लास में जैसे ही हम लोग इस कंसेप्ट पर लेकर डिस्कशन करें तो आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल, कल यहां से कंटिन्यू करेंगे।